CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मारूफ कानूनदान अजहर सदीक। मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। अजहर सदीक के साथ गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आप उन चंद लोगों में से जो आइडियलाइज करते हैं चीज़ों को। जो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में इस वक्त पाकिस्तान में आपसे बड़ा नाम तो कोई नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई, बल्कि ये हकीकत है। यानी इवन बांग्लादेश में भी इतना काम नहीं हो रहा। अब तो इंडिया के अंदर भी इतना पब्लिक इंटरेस्ट में जितना काम कुछ लोग करते थे, अब वहाँ भी इतना शायद नहीं है जितना काम मैं कर रहा हूँ। ये हकीकत है और वो मेरी पहचान है, वो मेरी पहचान है। यानी मैं यूके रहा हूँ तो यूके में मेरी अपनी पहचान, अपनी जगह है। इमरान खान साहब को वैसे लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो फॉरेनर मिले हैं, कोई इंडियंस मिले हैं, तो वो मुझे पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से जानते हैं। सुना है कि पार्टी कायद को जेल में डील्स की ऑफर हो रही है। ये किस किस्म की ऑफर्स हैं अगर हो रही हैं? अगर डील करनी होती तो इमरान खान बहुत पहले डील कर चुका होता। वो डील नहीं कर रहा, ना डील कर रहा है, ना ढील ले रहा है। ढील दे रहा है बल्कि कि मौका आपको और कितना तंग करना है कर लो, कितना तंग करना है और कर लो। पीटीआई की लीगल टीम में इख्तलाफात की खबरें सामने आती रहती हैं, इसमें किस हद तक इख्तलाफात लीगल टीम के अंदर कहीं है, कहीं तो प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनल के हवाले से है। को फौजदारी केस नहीं समझता, वो समझता कि मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, हालांकि वो नहीं समझता। जो फौजदारी काम समझता है वही करेगा। अब नैब की जिसकी एक्सपर्टी है वो नैब की एक्सपर्टी है। तो लीगल टीम में ये इख्तलाफात थोड़े बहुत होना ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। लेकिन फ़र्क मैं बता दूँ आपको, वजह क्या थी। जब इमरान खान बाहर थे ना, तो हमारी ना मीटिंग हुआ करती थी जूम पे। हम कई दफ़ा ज़मान पार्क में बुला लिया जाता था, कई दफ़ा हमें इस्लामाबाद बुला लिया जाता था, और इमरान खान साहब की मौजूदगी में हुआ करती थी। तो वहाँ कंट्रोवर्सीज़ नहीं रहती थी, वहाँ प्रॉब्लम नहीं। अब वजह क्या है, इमरान खान साहब तक डायरेक्शन कुछ आती है, किसी ने कुछ करना है, फिर टाइम ले जाते हैं, फिर स्लो है, फिर हिम्मत की बातें भी हैं, बहुत से मामले हैं। फिर अगला सवाल कि आप फ़ीसों का ना पूछ रहे हैं कि फ़ीसें कितनी ले रहे हैं, तो मैं आपके मुंह से पहले ही वो सवाल छीन लेता हूँ। मैंने कहा आपने वो करना है, लेकिन आप कह रहे होंगे कि मेरे से प्यार बहुत ज़्यादा है, मैं ऐसा सख्त सवाल ना कर लूँ। चूँकि लाजरीन इस इंतज़ार में रहना है कि अगला सवाल आपके मुँह से। आप चूँकि आप क्रिटिक बहुत है ना। वकील कुछ लेते हैं, सारे वकील नहीं लेते। मैंने 1 रुपया नहीं लिया, मैं तो पल्ले पैसे भी पल्ले से लगाता हूँ। जो पढ़े पूछिएगा करोड़ों में है, जितनी भी है वो जो कि प्रिविलेज है वो, और ख़ानदान पे कर रहा है जिस तरह भी पे कर रहा है, और प्रोफेशनल वकील रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो पार्टी के किसी वकील ने पैसे लिए तो वो गलत किया है, वो मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। मुखालफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीटीआई की लीगल टीम बगैर तैयारी के कोर्ट में पहुँच जाती है, जिसकी वजह से रिहाई में ताख़ीर हो रही है। नहीं, मैं वकील हूँ, मैं इससे इत्तफ़ाक़ इसलिए नहीं करता कि यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है। यानी डे टू डे ट्रायल सिर्फ इमरान खान का चल रहा है, नवाज शरीफ का या सिर्फ जरदारी का क्यों नहीं है? जवाब देना होगा ना। और वकील जब आता है ना, तो वकील तो तैयारी के साथ ही आता है। ये बात सवाल ये नहीं है, वकीलों की कॉम्पिटेंस वाला इशू नहीं है। जितने केसेस 250-300 केसेस इमरान खान के ऊपर बना दिए हैं, सारे केस ज़मीन बोस हो गए ना। बाग देर आए दुरुस्त आए, चलें जैसा भी आप कहें उस बात को। तो उसमें कभी हो सकता है किसी दिन कोई और वजह से मीडिया में रिपोर्ट सही ना हो, लेकिन वकला की तैयारी पूरी होती है। मैं इस बात से इत्तफाक। खान साहब के जेल जाने के बाद जो क़यादत है वो वकला को सौंपती। वकला की क़यादत में आप लोग इलेक्शन ना जीत सके, तो क्या वकला को पार्टी की क़यादत का फैसला दुरुस्त था? देखिए, उस वक्त फस्तायत इतनी ज़्यादा थी, कोई खड़ा नहीं हो रहा था, तो वकीलों में ये एडवांटेज था कि हम खड़े हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त मौके की नज़ाकत के मुताबिक ये फ़ैसला ठीक था। मरियम नवाज़ का ये कहना है कि वो जब चाहें वो खान साहब का खाना और हीटर वगैरह बंद करवा सकती हैं। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है। मरियम साहब तो कर सकती हैं, उसकी वजह है कि ये ख़ुद कहती रही हैं कि जनाब मैं डेथ सेल में रही हूँ। 26 लोग मुलाकात करते थे। खाना जहाँ इनका घर से बन के आता था, वहाँ
उन मुलाजमीन जितने भी लोग मिलने आते थे उनके लिए भी खाना तैयार होता था। यानी अब अंदाज़ा लगाएं, ऐसे जैसे आप किसी महफिल में आप बैठे हुए हैं, किसी मोहल्ले में बैठे हुए हैं और कश्मीरी स्टाइल इनका जैसा भी है, फिर उनको रोक टोक कोई नहीं थी। जिस किसी ने जाना है, सरकारी अफसर ने जाना है, आना है, मिलना है और हस्पतालों में आना जाना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बता दें आप यहाँ। तो वो जो उन्हें कहते हैं कि 8 कमरे मिले हुए हैं, एक्सरसाइज की मशीन है, देसी मुर्ग मिलते हैं, देसी घी में भुने हुए मिलते हैं, रान रोस्ट मिलती है, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, चिया सीड्स मिलते हैं, ये सारा कुछ मिलता है। आप यूं ही ले लें, इतना कमरा ले लें बस, इतने कमरे की एक बड़ी बैरक है, इसमें 6-6 फुट के 3 सेल बने हुए हैं। ये यहाँ सेल ख़त्म हो जाता है, 6 फुट यहाँ आ जाता है, इतनी खाली जगह आ गया जहाँ चहलकदमी के लिए आप जेल सेल से निकले आते हैं। ये सेल यानी 3 सेल इस तरफ है, 3 सेल उस तरफ है, बीच में चहलकदमी के लिए जगह है और 6 सेलों में एक ही सेल के अंदर 6 बाई 6 सेल में इमरान खान को बंद रखते हैं। तो ये कौन सा VIP है? मैं जब मिलने जाया करता हूँ तो जनाब मेरी ऐनक उतार के चेक करते हैं इसमें कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ, मेरी ये अंगूठियाँ उतार लेते हैं कि अंगूठियाँ यार क्या पहनने में हर्ज है, पर्स नहीं ले जा सकते आप, पेन नहीं ले जा सकते, कागज़ नहीं ले जा सकते आप, 3 जगह आपकी चेकिंग होती है। मैं वकील हूँ, फिर तो 3 जगह चेकिंग है। अच्छा मोरे लगेंगे यहाँ से जैसे पता नहीं मैं आपको कैदी हूँ यार, कमाल हो गया यार, अजीब सी बातें करते हैं, अजीब सा निज़ाम बनाया हुआ है। फिर जब वापस आते हैं उससे डबल चेकिंग होती है। फिर जब मुलाकात करते हैं सारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, यानी टैब भी हो रहा होता है और बंदे वहाँ मौके पे मौजूद भी होते हैं जो सारी बातें सुन रहे होते हैं। ये पूरी दुनिया में नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ज़ाती ज़िंदगी में आप बहुत नरम मिजाज और हंसमुख से इंसान, लेकिन टीवी पर हम देखते हैं कि आप बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं, ये क्या वजह है? अच्छा, उसकी वजह एक बुनियादी तौर पर है, जहाँ तक अपनी ज़ात की हद तक बात है ना, अब मेरा एक बोलने का स्टाइल है, मैं वकालत भी करता हूँ तो मेरी आवाज़ इतनी ऊंची होती है कि वो लोग खुद परेशान हो जाते हैं। ये मेरे रब ने एक सलाहियत दी है, मैं डोमिनेट कर जाता हूँ पर्सनैलिटी के ऊपर, जो सच बात है लोग कहते हैं। और दूसरा बात ये ना, मेरे इस एग्रेसिव पन को मेरी आवाम बड़ी पसंद करते हैं, मेरा व्यूअर बड़ा पसंद करता है। वो समझता है कि ये बात जो कर रहा है ना, और उसमें जान समझ रही है। जब ये जानदार आवाज़ सामने आती है तो दूसरा वाला बेचारा वैसे ही दबक जाता है। क्या मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी इकट्ठे चल सकते हैं? देखिए, अभी सिविल नाफरमानी का उस तरह नहीं, इमरान खान साहब ने कहा, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अपनी डिमांड है, उनका अपना ये कहना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज भी समझते हैं कि नहीं, इन मामलात को इस तरह लेकर चलना है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा रोल है और वो समझते हैं कि नहीं, जब तक पाकिस्तानियों के साथ इमरान खान का साथ सलूक अच्छा नहीं होगा, हम इस तरीके से लेकर चलेंगे चीज़ों को। तो वो इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखकर आप जहन में रखिएगा, वरना मैं नहीं समझता अपने ऐसे को मामलात हैं। सिविल नाफरमानी अगर उस मैसिव लेवल पे शुरू करनी हुई तो फिर तो वो बड़ी ख़तरनाक होगी। वो तो ये हुकूमत बैठ जाएगी, इसकी इकॉनमी बैठ जाएगी। और क्या ये जो इसीलिए मुज़ाकरात के लिए जो कंडीशंस रखी हैं बड़ी सॉफ्ट रखी हैं। क्या PTI को दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने चाहिए? मैं तो ग्रैंड अलायंस के हक़ में हूँ। मुझसे अगर पूछे, मैंने तो पाकिस्तान मैंने तो भट्टी साहब 5 जून 2023 लंदन में था तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान को मिसाक़े पाकिस्तान की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातें आएँ, आकर तय करें कितना करना है, किस रास्ते पे जाना है, ये चीज़ें तय होनी बहुत ज़रूरी हैं। जब गवर्नमेंट बन रही थी तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनानी चाहिए। मुखालफिन ये दावा करते हैं कि बानी चेयरमैन अब जेल के अंदर टूट चुके हैं और वो जल्द से जल्द बाहर आना चाहते हैं। नहीं, मैं इस बात से इत्तफाक करता। 2 दिन शुरू के उनके दिक्कत के थे, उसके बाद अब वो बिल्कुल सिस्टम के साथ एडजस्ट हो चुके हैं। आपने इतने दिन पाबंदियाँ लगा के किसी से मिलने भी नहीं दिया, तब भी वक्त गुजर गया, ये वाला वक्त भी गुजर गया। इमरान खान ना अभी तक टूटा है, ना टूटेगा और ना कभी टूटा था। वो खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। सियासी सवाल तो चलते ही रहेंगे। हाँ। अब थोड़ा ज़ाती ज़िंदगी की तरफ। अच्छा चले, मैं समझ रहा था सियासी बात। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? पक्के लौरी हैं जी, शालामार टाउन, सुल्तान महमूद रोड, सुकनहर के साथ एक इलाका है। छोटा सा एक घर था, 5 मरले भी जगह नहीं थी। 4 चाचा वहाँ रहते थे, फूफो रहती थी, यानी तकरीबन 3 फूफो रहती थी वहाँ पर, सारे वहीं। और फिर हमारे ऊपर मेरे 7 बहन भाई थे, इस तरह बाकियों को भी थे।
तो वो छोटे से इलाके के अंदर पतंगबाजी बड़ी की हुआ ना ला के ले आओ ना थले बड़ा। तो बचपन इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त रहा। शालीमार पब्लिक स्कूल था भगवानपुरे में, बिल्कुल गवर्नमेंट हाई स्कूल भगवानपुरे के साथ 5 जमातें वहीं पढ़ी। फिर छठी जमात से लेकर 10वीं जमात तक गैरिजन बॉयज़ स्कूल कैंट में फ़ौजियों के स्कूल में आ गया मैं, बड़ा वक्त गुजारा मैंने। फिर उसके बाद मैं चला गया FC कॉलेज में, 4 साल वहाँ गुजारे। फिर आ गया पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, वहाँ जहाँ LLB की, वहाँ उसके बाद मास्टर इन हिस्ट्री किया प्राइवेटली, कुछ डिप्लोमाज अटेंड किए, LLM भी मैंने क्लासेस अटेंड की। लेकिन बचपन की एक बात जिसने मैं हर जगह हर प्रोग्राम में ज़रूर मैं जिक्र करता हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट में या इन मामलात में ज़्यादा क्यों आ गया था। मेरी वालदा साहबा जो है ना, वो गार्डन पे पानी दे रही थी पौधों को, तो मैं बाहर आया तो कह रही पानी दें। मैं कह जी ये बार था दिसंबर 1983 की, 84 मार्च में पेपर थे मैट्रिक के। तो मैंने कहा माँ मैंने जाके पढ़ना है। कहाँ चल पुत्र, बड़ा शौक़ था पढ़ाने का, उन्हें हमें बड़ा शौक़ था पढ़ाने का। मैंने माँ को इतना कहा और छत पे चला गया। छत पे जाके अब तो ऐनक लग गई है, उस वक्त को तकरीबन समझ लें कोई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर डोर देख लेते हम, इतनी बारीक नज़र थी हमारी। और जब हवा चली, जो कि आपको पता है पतंग हवा के झोल के साथ चलना है, तो हमने देख लेना कि पतंग अगर लूट के आ रही है तो उसको कहाँ पहुँचनी है। आया मैंने पकड़ा, उतार लिया मैंने। अब मैंने कहा आज तो मल्ले जरा नहीं कोई नहीं गुड्डिया अजर बदमाश बन गया मल्ले का, आज जरा उड़ा कर देखे गुड्डी कोई भी। अच्छा। मैं जब वो गिट्ठ, आपको पता है गिट्ठ तो समझते हैं ना, वो हम लपेट के मैं ले आया। तो माँ कहने लगे खुश बड़ा है पुत्र। मैं कहा जी माँ, कहने लगी पुत्र तेरी नहीं। मैं क्या की मतलब माँ मेरी क्यों नहीं? कहने लगी पुत्र तेरी वो जो तू पल्लियों कमाएगा तेरा प्यो लैके देवेगा, ऐसे लुटी आ ऐसे किसे दिया। मैं क्या कोई वाली वारस ही नहीं, या तो इसको क्लेमेंट हो कोई। कहने लगी नहीं पुत्र, एक सवाल डाल दिया कि पुत्र दुनिया च करन की आए हैं। मैं सोच में पड़ गया कि माँ ने उन्होंने इम्तहान ला लिया मेरा। मैं कहा जी पैदा होए बचपन छोटा बड़ा सुकून दा गुजरिया, फिर छोटे स्कूले चले गए, फिर बड़े स्कूले आ गए, हुन चले जाएंगे अपना कॉलेज तो बाद यूनिवर्सिटी, फिर नौकरी, ब्याह, बच्चे। कहने की बस अनपढ़ औरत थी। ये तस्वीर है मेरी वालदा साहबा की, अनपढ़ है ना, सिर्फ इस बात को सामने रखते हुए। और चेहरे देखे ना, मासूमियत देखे मेरी माँ की आप। तो वो मुझे कहने लगी कि पुत्र तेरे और जानवर जो फ़र्क ही रह गया, तो अज़हर सिद्दीक वकालत में आया इसलिए था। वाह। PTI का हिस्सा कैसे बने? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए मैं एक बात बताऊं, इमरान खान को तो मैं पसंद करता था। जब हमारे बार में आए तब भी मेरी मुलाकातें रही उनके साथ। मैं 3 वजूहत तो बता दी कि इमरान खान की ये सारी, और जब देखा कि आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम एक ऐसा बंदा आ गया है कि जो इस सिस्टम को बदल सकता है, फिर रहा नहीं गया मेरे से। मैं ये भी बता दूं, इमरान खान साहब ने मुझे 3 दफ़ा खुद कहा था पार्टी ज्वाइन करो, खुद कहा मुझे उन्होंने। मेरी मुलाकातें रही, मुझे शहजाद अकबर की जगह लगाना चाहते थे। कैरियर के दरमियान आपने वकालत छोड़ के अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया, वजह क्या बनी? जब वकालत शुरू की ना, यहाँ देखा कि भाई पैसे देने पड़ते हैं ब्रांच में, रीडर को इधर उधर, ये क्या बकवास है यार। मैं तो इस प्रोफेशन में आया था नेक नीति के हवाले से कि नहीं, लेकिन वजह ये थी कि मेरे रब ने मेरे लिए वकालत ही लिखा हुआ था सिस्टम। और 3.5 लाख रुपया मेरा नुकसान हो गया। मैं ज़मीन पे आग गिरा। मैंने एक काम शुरू किया लाहौर से बाहर, मैंने कहा वो काम शुरू करते हैं, वकालत मैंने छोड़ दी। लेकिन सर वो मुझे रास नहीं आया कि मुझे मेरे रब ने इस काम के लिए रखना था। वो एक लंबी है, जाने की वजह और थी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे वापस, मैंने बना इस प्रोफेशन के लिए था, फिर वापस इसी में आया। किस दौर में वकालत करना सबसे मुश्किल लगा? मुशर्रफ के दौर में भी वकालत इतनी मुश्किल नहीं थी, मैं बताऊँ आपको, जितनी इस दौर में वकालत मुश्किल। गुज़श्ता इलेक्शन में PTI के बहुत से वकला ने इलेक्शन लड़ा, आपने क्यों हिस्सा नहीं दिया? अच्छा देखिए, मुझे तो ख़ुद कहा गया था कि आप इलेक्शन लड़ें। मैं बाहर था, मैं पाकिस्तान नहीं था। मैंने नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए पाकिस्तान के लिए,
उसी बुनियाद पर तो पाकिस्तान आ सका मैं। नॉमिनेशन पेपर दाखिल करा के मैंने इमरान खान साहब के हल्के में जमा कराए थे और 119 में जमा कराए थे, यानी रोही लश्कर वाले हल्के में। उन दोनों में अब मेरे पास असल जो बात है ना, पैसे नहीं थे इलेक्शन लड़ने के, जो मेन वजह थी। दूसरा, जो इमरान खान साहब अंदर थे, मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। अल्टीमेटली मुझे पैगाम दिया गया कि यार इस पे हम अपने जनरल सेक्रेटरी बहुत ज़िद है इलेक्शन लड़ने का। मैंने कहा ये लड़ने दे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता, मैं तो पाकिस्तान आना था, वो मैं आ गया हूँ। और मैंने इलेक्शन अगर लड़ना भी था तो इमरान खान के खतर लड़ना था, वरना मुझे तो कोई शौक़ है नहीं। क्या मुस्तकबिल में इलेक्शन लड़ने का इरादा है? इमरान खान साहब ने कहा तो फिर देखेंगे, वरना मेरा इरादा नहीं है जी। आजकल के हालात में PTI की तर्जुमानी आसान है या मुश्किल? मेरे लिए तर्जुमानी को मुश्किल काम नहीं है। यानी मैंने अगर PTI का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलना है ना, तो मैं धड़ल्ले से लेकर चलता हूँ। क्या ये सच है कि नवाज शरीफ साहब आपको बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं? वो मरवा दिया आपने। वो ये समझते इस कॉन्टेक्स्ट में है कि मैं मेट्रो ऑरेंज, 56 कंपनियाँ, करप्शन के केसेस, मैं बहुत, चूँकि मैं फ्रंट पे रहा हूँ उनके, तो वो हमारे एक दोस्त सहाफ़ी हैं, नाम नहीं मैं उनका लेता, वो किसी दिन बैठे हुए थे, ये पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, तो कहने लगे जी 5-10 मिनट तुम्हारा जिक्र छिड़ गया, 10 मिनट सर तुम ही गुफ्तगू रहे। वो कहते हैं कि इसकी दुश्मनी क्या है। अच्छा, इसका सबूत दूसरा ये भी है कि इनकी एक और वज़ीर, मेरे दोस्त हैं अच्छे, मैं उम्रे के लिए गया 2018 या 2019 में, तो वो साहब मुझे वहाँ मिले। वो लंबी कहानी है, मैं लंबी कहानी बना देता हूँ। उन्होंने भी मुझसे यही सवाल पूछे थे कि वो कहते हैं कि तुम्हारी दुश्मनी क्या है उनके साथ। मैं कहा जी मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी वो नवाज शरीफ साहब समझते हैं अलग बात है, लेकिन मैं तो असूलों पे खड़ा था भाई, मैं तो असूलों पे खड़ा था। वो कहते यही है कि बड़ा डैमेज पहुंचाया इसने। मैंने डैमेज क्या करना था भाई, करप्शन के केसेस हैं, मैं लेके आया। शहबाज शरीफ साहब ने तो लाहौर में बड़े बड़े अवामी प्रोजेक्ट मुकम्मल किए, लेकिन आप उनके इतना खिलाफ क्यों रहे? शहबाज शरीफ जो है ना बहादुर अली ज़फ़र है, ये शेख चिल्ली भी हैं, इन्हें शौक़ है हेड पहन लेना, तिरछी टोपी और इस तरह की बेवकूफ़ बना लेना इस निज़ाम को, सारे को। बताएं तो सही कैपेसिटी क्या है, क्या करप्शन ख़त्म कर ली? कोई एक सड़क बना देना, सड़क तो एक काउंसलर बना लेगा ज़्यादा अच्छी, यार एक मेयर अच्छी बना लेगा। याद रखिएगा, जो नेशनल लीडर होता है ना वो सड़कें नहीं बनाता, वो कौम बनाता है, वो लीडरशिप पैदा करता है। बता दें कि शहबाज शरीफ ने कौन सी लीडरशिप ऐसी पैदा की है। शहबाज शरीफ को मैं कभी भी लीडर नहीं मानता, मैं साफ बताऊँ आपको। नवाज शरीफ में कुछ क्वालिटीज़ हैं। मरियम नवाज तो सूबे में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उन पर तो आपको कोई इतराज़ नहीं? मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक ही नहीं करता। यानी वो माँ सिवाय टिकटॉक या तस्वीरी मुहिम के अलावा, यानी मिसाल का मवेशी पाल, वो इमरान खान की स्कीम थी, और स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप सारा इमरान खान का था। क्या किया क्या है? लीडरशिप की क्वालिटी बताएं ना आप। वो अपने बादशाह सलामत है, और वो लैपटॉप में इतना बड़ा घपला है, आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा घपला है उस लैपटॉप के। मरियम सफदर का काम, यानी मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, किसी स्कूल की प्रिंसिपल लगा देना चाहिए, या किसी अच्छे कॉलेज की या अच्छी यूनिवर्सिटी की, तो ये उस तरीके से बेहतर चला सकेंगी। अगर ये कहना कि जनाब ये सूबा चला लेंगी, सूबा चलाना इनके बस की बात नहीं है। मैं ना मैं उनमें लीडरशिप वाली क्वालिटी को देख रहा हूँ, ना मैं कोई बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर देख रहा हूँ। यानी जो ये इमरान खान का कह रही हूँ कि हीटर बंद कर दो, या खुदा आ रहा है यार, बंदा पूछे सही उनसे यार, तुम स्टेट्समैन बन के रहो, कुछ स्टेट्समैन बन के सीखो इस बात को। ये ज़ाती गरज और उसमें ये सिर्फ तस्वीरें छोड़ने के अलावा ये सोचो, 4 चीज़ें सोचो। मुल्क की इकॉनमी कैसे बेहतर करनी है, महंगाई कैसे ख़त्म करनी है आपने, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, जो बाहर जा रहा है वो रुकेगा कैसे, IT इंडस्ट्री पाकिस्तान की बढ़ेगी कैसे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, इनमें पॉलिसीज़ बताएं ना। इनमें कोई नज़र आया आपको? या शहबाज शरीफ में या मरियम सफदर में कोई चीज़ मुझे तो कोई नज़र नहीं आई। अजहर सिद्दीक की बेटी और नवासी से भी मुलाकात हुई। ये मेरी नवासी है जी, माशाल्लाह। मिनहा ज़ुहैब, वाह, ठीक है। ये मेरी बेटी है जी ज़ैनब फातिमा, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी और सेहत दे। स्पेशल चाइल्ड है, और इसकी वजह से ही ये मेरे घर का निज़ाम जो है ना वो चल रहा है जी, ठीक है ना जी। हाँ जी मिनहा, आप क्या सुनाएंगी हमें? अल्लाहुम्मा सुनाए पहले। माँ आएंगी फिर सुनाऊंगी। अच्छा,
अल्लामा। हाँ, और वो जो हम खड़े थे, हम खड़े थे, लहू में भीगे तमाम मौसम हम गवाही देगा कि तुम खड़े थे, खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा तुम खड़े थे। अच्छा, तो अल्लाह बता दो जरा। अल्लामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले सुनाए, पहला कलमा सुना दे चले। ला इलाहा, आगे इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है। नाम बताओ अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करती हैं आप? मैं ठीक है जी। वाह वाह, बहुत अच्छा है। अच्छा, इसका अपना एक यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है उसका? बाबा ने क्या नाम, क्या चैनल का बताओ? ज़ैनब दी स्टार। ज़ैनब दी स्टार इसका अपना ज़ैनब है भी स्टार माशाल्लाह। बेसिकली स्पेशल चाइल्ड है, अल्लाह ताला इसको जिंदगी और सेहत दे। बस ये सारा निज़ाम जो है ना, ये सारा इसी तरह बरकतें इसी से। अज़हर सिद्दीक ने रिवायती लाहौरी खानों से हमारी खातर तवाज़ो की। गौहर खान की बजाय अगर किसी एक्टिव आदमी को पीटीआई का सरबराह बनाया जाता तो क्या आज हालात बेहतर ना होते? सैयद का दौर चल रहा है, इमरान खान साहब के अलावा तो और कोई भी नहीं। जो कैपेसिटी इमरान खान, जो एबिलिटी इमरान खान के पास है ना, वो उन्हीं के पास है, और उनका होना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को आगे ले जाने वाली बात है। गौहर साहब में एग्रेसिव होना चाहिए, मैं भी समझता हूँ, बहुत से लोग समझते हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि वो सरबराह कोई होकर कोई हालात को बहुत बेहतरी की तरफ ले जाते, तो वो इमरान खान साहब ने बड़ा सोच समझ के ये फ़ैसला किया हुआ है, इसलिए गौहर जो है पार्टी को चला रहे हैं। मुखालफिन कहते हैं कि वकला ने पीटीआई की पूरी पार्टी को हाईजैक कर रखा है, आप इसका दिफा कैसे करें? लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वकला की वजह से मैं ये कहूँ कि टोटली सारा कुछ ठीक हो गया है, मैं ये शायद ना कह सकूं, लेकिन इतना मैं कहूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वकला की वजह से बड़ा एज और एडवांटेज रहा है कि वकला ने क़यादत बड़े आसान तरीके से की है। हम आवाम के उस मेयार तक उतर नहीं सकी, और उसकी एक बुनियादी वजह कि वकला सियासतदान तो नहीं है ना, सियासी अप्रोच ज़रा और होती है, वकला के तौर पर सियासी लीडर की अप्रोच कुछ और होती है। बुशरा बीबी के बारे में तो कहा जाता था कि वो एक घरेलू खातून है, लेकिन अब वो तो सियासत में भी उसमें पूरी तरह अमल दखल है उनका। जिस आसान तरीके से उन्होंने इस फसाइयत के दौर में और अपने शौहर के साथ वो खड़ी रही हैं, सियासी तदब्बर, यानी इस वक्त देखें ना, आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में सियासी दौर पर अगर देखा जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद नुसरत भुट्टो साहिबा संभालती रही हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा संभालती रही हैं, नवाज़ शरीफ के बाद कुलसूम नवाज़ संभालती रही हैं सारे मामलात को। तो यहाँ एक औरत का तो हाथ है, और यहाँ मैं समझता हूँ कि अगर बुशरा बीबी सियासत में आ भी जाएँ, वो आना नहीं चाहती वो, लेकिन वो सियासत में अगर आएँ तो एक बेहतरीन लीडर साबित तो होंगी। अज़हर सिद्दीक के साथ लाहौर हाई कोर्ट भी गए। अज़हर सिद्दीक से उनके चैम्बर में भी बातचीत का सिलसिला जारी रहा। वकालत में आपका रोल मॉडल कौन है? हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उनके बाद मेरा अपना जो रोल मॉडल है वो मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, रीक़ रहमत करे इन्हें, और एम अनवर शौकत ई से लिखा करते थे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के राइट हैंड थे। मेरा रोल मॉडल सारा जो है हज़रत कायद आज़म से शुरू होकर एम अनवर शौकत से होता हुआ शेख अलमास अली तक का सब। कैरियर का सबसे मुश्किल केस कौन सा था? देखिए, मैंने तो हमेशा किसी केस को मुश्किल समझा नहीं है। कोई भी केस उठाऊँ मैं तो मैं लेकर चलता रहता हूँ, और उसको
मेरी कोशिश रहती है। अब मैं जो समझ रहा हूँ ना, मेरे अपने आप मैंने 26वीं आईनी तरमीम अभी चैलेंज की है कि अब तारीख के उस जगह पर आकर खड़ा हूँ मैं जो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल केस है, लेकिन है भी आसान अगर हमारी फुल कोर्ट बैठ जाती है। वरना तो तारीख में बहुत से केस ऐसे हैं जो मुश्किल भी रहे हैं, पर मेहनत का काम है। सबसे महंगा केस कौन सा था? हाय 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 हाय, ये बड़ा मशहूर है मेरा, वाह, जिसमें करोड़ों रुपए की फ़ीस का जिक्र होता है, वो नैब का केस है। चले, वो कौन सा ऐसा केस था जिससे दस्तबरदार होने के लिए सबसे ज़्यादा रिश्वत की ऑफ़र की गई हो? मेट्रो ऑरेंज का केस था। और आप इमेजिन कर लें, इस हद तक भी पैसों की तो थी ऑफ़र। अच्छा, मैंने एक और केस भी है, मैं वैसे बताऊंगा आपको, वो प्राइवेट पार्टीज़ का केस है। चले पहले मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। वो एक बहुत बड़ा ग्रुप था। ऑफ़र मुझे ये आई कि आपको साल के इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे साल में आपको मिलेंगे, लैंड क्रूज़र मिलेगी आपको, और आपकी पूरी फैमिली को यूरोप का विज़िट मिलेगा। वो कौन सा ऐसा केस था जिससे हटाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा थ्रेट आए हुए हैं? वो वही केस था जिसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ। बहुत ज़्यादा थ्रेट आए। कौन सा ऐसा मुकदमा है जिसे हारने का सबसे ज़्यादा दुख हुआ? वो इमान मलिक का केस है। डॉक्टर अस्पताल में 3 साल की बच्ची को टीका लगा के मार दिया था। मैं चाहता था ये कत्ल का मुकदमा दर्ज हो। वो इलाज बिल, कत्ल बिल सबक का केस 320 का दर्ज कर दिया। वो मैं केस एक तरह से हार गया, लेकिन कानून मैंने बनवा दिया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बन गया, बहुत अच्छी चीज़ें बन गई, लेकिन जो होना चाहिए था ना, वो उस तरह शायद नहीं हो पाया। जी, कौन सा ऐसा केस है जिसे आप अपने ज़िंदगी का हासिल समझते हो? अगर सरमाया मेरे पास कुछ है ना, तो वो ख़त्म रसूल नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो मैंने कुछ काम किए हैं, वो मेरी बख्शिश का सामान है। वकील ना होते तो क्या होते? सियासतदान तो मैं ना होता, शौक़ नहीं है मुझे सियासतदानों का, लेकिन मैं खिदमत खल्क़ ज़रूर कर रहा होता। आप सियासत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं वकालत के साथ साथ। इस वक्त पंजाब में पीटीआई की क़यादत कहाँ गुम हो गई है? जो हमें मेन स्ट्रीम के लीडर थे वो या गायब हैं या खामोश हैं, सामने कोई नहीं आता। वजह क्या, कहाँ चले गए? देखें, फस्तायत बहुत ज़्यादा है, बड़ा जुल्म ज़्यादती की है। मैं चूँकि मेरी बात होती रहती है लीडरशिप के साथ भी, और मैं करीब से देखता रहता हूँ। यानी अपोजिशन लीडर पंजाब में मोहम्मद खान बच्चर साहब मुझसे मिलते रहते हैं, उनके साथी में सारी मिलती रहती है। असलम इकबाल साहब से मेरी बात रहती है। यानी फस्तायत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक कमी ज़रूर है कि पंजाब की लीडरशिप उस तरह बाहर नहीं निकली जिस तरह निकलना चाहिए था। उन लीडरों के बारे में क्या कहेंगे जो फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पार्टियां छोड़ के चले गए? और ये लीडर थोड़ा थे, ये छोड़ के जितने चलेंगे मैं इनको लीडर ही नहीं मानता। लीडर वो है जो खड़ा रहे। अगर यही डर और डरपोक से करके आपने बैठ जाना है, तो उससे मुनासिब था घर बैठ जाते, बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बजाय जाके फैज़ुल हसन चौहान जो है, मुझे तो बड़ा दुख और अफसोस हुआ। अच्छा लीडर था एक, लेकिन आप बिल्कुल ही जाके मुखालफत में सारी गुफ्तगू शुरू कर दें, बातें शुरू कर दें, ये इट मेक नो सेंस। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। खान साहब ने जो बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया था, क्या वो फैसला दुरुस्त था? मैं सपोर्ट करता हूँ उस फैसले की। उस्मान बुज़दार ने बहुत काम किए हैं, वो दिखा नहीं सके, बता नहीं सके, बहुत काम किए। और आज लगता है कि अच्छा चले उस्मान बुज़दार की यानी इमरान खान को परफॉर्मेंस पे हटाया गया। या तो बताया ना कि इमरान खान को परफॉर्मेंस पे हटाया है, फिर तो उस्मान बुज़दार का एलिमेंट डिस्कस करना चाहिए, महमूद खान का एलिमेंट डिस्कस करना चाहिए। इमरान खान को परफॉर्मेंस में थोड़ा, ये तो पावर कॉरिडोर का इशू है, पावर कॉरिडोर लेकर चल रहे हैं और उसी मामलात में लेकर चलते हैं। तो मैं उस्मान बुज़दार के एलिमेंट को नहीं समझता आज भी। और अगर उस्मान बुज़दार ने करप्शन इतनी की तो कहाँ है वो केसेस, कहाँ हैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ? लाए ना ज़रा वो सारे केसेस। उस्मान बुज़दार वाला कार्ड भी जो है ना, ये फ्लॉप कार्ड है, बेवकूफ़ बनाने की बात है। अगर उस्मान बुज़दार ने करप्शन अगर की भी थी तो उसकी सज़ा इमरान खान को दे दें, ये किस कानून और किस किताब में लिखा है? अज़हर सिद्दीक से हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हुई। जी, अब थोड़े ज़रा लाइटर क्वेश्चंस हो जाए। शादी अपनी पसंद से की या घर वालों की पसंद? घर वालों की पसंद से। ज़िंदगी में मोहब्बत कितनी बार हुई? वो ये ज़रूर पूछना है। अच्छा, आपको पता है मोहब्बत के बगैर तो इंसान रहता नहीं है, हो जाती है। हमने तो ये सीखा हुआ इश्क के 5 दर्जे हैं। उनसे उल्फत,
उल्फत से मोहब्बत बदलती है, मोहब्बत से इश्क होता है, और फिर इश्क से इश्क का जुनून होता है। तो इसलिए मोहब्बत को एक हिस्सा है, उन बहुत से लोगों से है, उल्फत की हद तक बात भी गई है। आप तीसरी स्टेज की बात कर रहे हैं, तो वो भी 3-4 हैं। अच्छा। खाने में क्या पसंद करते हैं? मैं वैसे लाहौरी कोई भी शक्ल हो, अब तो आके ज़रा पसंदे बहुत पसंद है बड़े गोश्त के, लेकिन वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हुए हैं। कढ़ाई पसंद है, देसी मुर्ग है, निहारी, यानी लाहौरी पूरा कमाल। यानी मुझे ये नहीं कि अपना स्नैक्स वगैरह पसंद नहीं है, पिज़्ज़ा शिज़ा मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। ये मैं समझता हूँ कि लाहौरी खाने रहे। और बड़ा मुझे ओजरी बहुत पसंद है, हालांकि लोग ओजरी नहीं पसंद करते, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मैं बड़े शौक़ से खाता हूँ। बनाना ज़रा मुश्किल है, मेरी वालदा साहब बड़े शौक़ से बनाती थी। औरतों की कौन सी खूबी जो सबसे ज़्यादा मुतासर करती है? देखिए जी, सादगी और सच्चाई से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। कभी फारग वक्त मिले तो कैसे गुजारते हैं? वैसे तो मौसीकी का बड़ा शौकीन था, अब तो इतना वक्त नहीं होता। अगर फारग वक्त मिले ना, तो मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना पसंद करता हूँ। यानी मुझे छांगला गली मरी के करीब बहुत पसंद है, बड़े शौक़ से मैं वहाँ जाता हूँ। ये वाला टेस्ट तो आपका नवाज शरीफ साहब वाला नहीं? वही बात सही है। देखें, अपना कोई बात तारीफ़ भी करनी चाहिए, यानी मुझे ये उनकी आदत अच्छी लगती है नवाज शरीफ की। पसंदीदा सिंगर कौन सा है? यार वैसे वो तो इंडियन ही आ गए हैं, जितना मर्ज़ी कर लें। रफ़ी से का जोड़ कोई नहीं, किशोर कुमार क्या बात है। पुराने गाने मुझे बड़े पसंद होते थे, वो मैं उनमें नहीं जाना चाहता। और लेकिन जॉर्ज माइकल क्या बात है उसकी, मैडोना, ये सारे जवानी की बातें अब मुझे याद, अब वो जवानी की बातें याद रहती हैं, भूलती नहीं है। पाकिस्तान में तो फिर अमानत अली ख़ान और बाकी अगर ये सिंगर देखें, इब्रार किसी हद तक पसंद है, मैं ये कहूँ कि नहीं बिल्कुल ही आउट है, पर अगर देखा जाए तो अली ज़फ़र जो है वो नंबर ले जाता है जी। आपकी जितनी खूबसूरत आवाज़ है, आप खुद गुनगुनाते तो होंगे? कभी बचपन में शौक़ ज़रूर रहा, बाथरूम सिंगर ज़रूर रहे हम। और एक दौर में नात बड़े शौक़ से मैं पढ़ता था। नात के कोई 2 बोल तो? ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। पर ये चूँकि कोई और गाना सुनते शायद मैं ना सुनाता। आपने भी सही जगह पकड़ा। फिल्में भी देखते होंगे? आजकल नहीं देखता, लेकिन फिल्में तो आपको पता है बहुत ज़रूरी है लाइफ में तंज़ो मज़ा, और फिल्में आपका मूड बदलती हैं। अपनी हीरोइन के अलावा हॉलीवुड की, बॉलीवुड और लॉलीवुड की हीरोइन कौन कौन सी अच्छी? मरवा दिया आपने। रेखा से बड़ी हीरोइन पैदा नहीं हो सकती, चाहे पाकिस्तान ले लें आप, इंडिया ले लें। जहाँ तक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी में अगर तारीख़ी तौर पर देखा जाए ना, मासूमियत और बाकी चीज़ों पे वो साइमा से आगे कोई नहीं है। मिसेस का नाम भी साइमा है। इसलिए बताता चलो। पाकिस्तान के अलावा और कौन सा मुल्क रहने के लिए पसंद है? अगर मुझे रहना पड़ा किसी जगह, किसी मुल्क में, तो मैं प्रेफर करूँगा यूके ही प्रेफर करूँगा, मैं रह के आया हूँ वहाँ पर। अज़हर सिद्दीक़ की सबसे बड़ी खूबी कौन सी है और उनमें सबसे बड़ी खामी क्या है? हाय, अज़हर सिद्दीक़ की सबसे बड़ी खूबी जो है कि वो उसका दिल बहुत बड़ा है। बुराई जो है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है यार। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें। मैं आशिक़ रसूल हूँ। इन शख्सियात को कोई मशवरा दें। नवाज शरीफ को अब ना फलाही काम ज़्यादा करने चाहिए उसे। आसिफ अली ज़रदारी दोस्तों का दोस्त है, और आसिफ ज़रदारी को मफाहमत को सही मानों में मफाहमत इस्तेमाल करनी चाहिए। शहबाज शरीफ, इसके लिए मुनासिब यही है, नंबरदार बनाए इसको यार, किसी अच्छे से गाऊंगा नंबरदार बनाए, बड़ी शौक़ है इसको, ये नंबरदार का स्टाइल है इसका सारा। और लेकिन इससे सहूलियत सारी छीन लीजिएगा, वहाँ की सहूलियत एंजॉय करे, ट्यूबवेल पे नहाए, YBG करे और ये काम करे, वो ये उसके लिए बेहतर है। काजी फ़ाइज़ा को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। साकिब निसार
साकिब निसार को मैं बताऊं, वो मुझे वो नेक आदमी इस कॉन्टेक्स्ट में है कि मफाद आमा में, पब्लिक इंटरेस्ट में, पाकिस्तानी तारीख़ में जितना काम उस इंसान ने किया है ना, मैं तो देखा है 1,16,000 के करीब मफाद आमा के केसेस जिस तरह उसने सेटल डाउन किए हैं। लतीफ़ खोसा, वो अब ये वकालत अब छोड़ दें, वकालत सिर्फ मफाद आमा मुफ्त वकालत करें, पार्टी की वकालत करें और सियासत में पूरा वक्त दे के फलाही कामों की तरफ वो भी आ जाएं। एतजाज़ एहसन, मैं समझता हूँ कि उन्हें यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए स्टूडेंट्स ऑफ लॉ को पढ़ाने के लिए। वकालत तो तकरीबन वो छोड़ ही चुके हुए हैं। अली अमीन गंडापुर, उन्हें चाहिए कि ना ज़रा तबीयत में थोड़ा सा तवाज़न पैदा करके ना जो कहते हैं उस पर अमल दरामद भी करें। क्या करें? गौहर खान, गौहर खान को ज़रा हार्ड स्टैंड लेने होंगे। शेर अफजल मरवत, खामोश रहना चाहिए उससे। असद कैसर, असद कैसर को भी उसी तरह खुल के खेलना पड़ेगा जिस तरह पहले वो खेलते रहे हैं। शेख रशीद, शेख रशीद खुल के आए सामने। अब मौलाना फजलुर रहमान, एक मजहबी लीडर की तरह सामने आना चाहिए। सारी जमातें उनके लिए बराबर होनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ, वो मेरा ख्याल है किसी कॉलेज की प्रिंसिपल बन जाएं, किसी स्कूल या कॉलेज की, और वहाँ नर्सरी से लेकर ट्रेनिंग देना शुरू करें बच्चों को, तो वो उनके लिए सेहत के लिए भी अच्छा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी को सियासी बलूगत में चंद अच्छे सियासतदानों की तरबियत लेनी चाहिए उन्हें। आपने सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। अच्छा, सवालों का। अभी भी पढ़ा है? हाँ, पीटीआई की लीगल टीम के दरमियान इख्तलाफात हैं? नहीं। वजारत आला ने अली अमीन गंडापुर के हाथ पांव बांध रखे हैं। हाँ। बाज़ औक़ात शेर अफजल मरवत पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान देते हैं। हाँ। बैरिस्टर गौहर को जारहाना हिकमत अमली अपनानी चाहिए। हाँ, मैं कह चुका हूँ। वकीलों ने पीटीआई को बचा रखा है। हाँ। बुशा बीबी पार्टी को बेहतर अंदाज में लीड कर सकती हैं। हाँ। आपका बानी चेयरमैन पीटीआई का वकील बनने के बाद शोहरत में ज़्यादा इजाफा हुआ? बिल्कुल हुआ। हाँ। वकालत से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। मैं किसी से नहीं डरता सिवाय अपने बीवी के। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे। चले जी, बहुत शुक्रिया बड़ी साहब आपका। आखिर में सच बुलवा ही लिया।